एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? जो अल्फा बीटा गामा रिलीज करते हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। देखिए क्यों निकालते हैं रेडियो, ये गामा अल्फा बीटा गामा क्यों निकालते हैं, ये सवाल है। वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज अल्फा बीटा गामा फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाई। समस्या ये है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा क्यों निकालते हैं? किस चीज की पूर्ति करेंगे? किस चीज? देखो मैंने कहा था कि वो कोई भी तत्व, जैसे हमने देखा कि कोई भी तत्व कितने तत्व है, अप्रोक्सीमेट 118 तत्व है। और तत्व जो होगा उस तत्व का अपना परमाणु होगा। परमाणु का मतलब एटम होगा। और इस एटम के अंदर क्या हमें पाया जाएगा? इस परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाएगा? पी एंड एन। पी क्या है और एन क्या है? हमने बताया था इस नाभिक के चारों तरफ क्या चीज घूमता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या होती है बराबर होना चाहिए। जिस तत्व के अंदर, तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है वो तत्व अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है कि वो बीमार नहीं होता है। लेकिन अगर किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में वेरिएशन आता है, यानी किसी तत्व के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो, अगर किसी तत्व के जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है तो वो तत्व अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है कि वो बीमार होता है और अस्थायी जो होता है अपने अस्थायित्व को पाने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालता है। जैसे अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है तो क्या आएगा? एक ही तो आएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या P/N/P अगर 2 है और यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा? 2 आएगा। या ये 3 है और 2 है तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन क्या है? 2/3 है और प्रोटॉन कितना है? और इसकी 1/5 नहीं आएगा। जिस तत्व के अंदर N/P का रेशियो 1.3 या 1.5 या उससे ज़्यादा आता है वो तत्व अस्थायी होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम लिटरल मीनिंग हमें कह सकते हैं जिस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है वो तत्व बीमार होता है। और कोई भी बीमार जो होता है वो अपने आप को सही करता है, कोशिश करता है। चूँकि ये तत्व है ये कैसे सही करेगा? अपने अंदर से क्या निकालेगा? अल्फा बीटा और गामा निकालेगा। अल्फा बीटा गामा निकालेगा। नहीं समझ पाए बात? रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? जिस तत्व के अंदर N/P का रेशियो 1.3 या 1.3 से ज्यादा होता है या
या हम दूसरी शब्दों में कहें, किसी तत्व के परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है तो वो तत्व बीमार होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी चीज़ें अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से क्या निकालेंगी? अल्फा बीटा गामा। समझ गए बात? अब देखिए कैसे मतलब N/P है। अगर मान लिया न्यूट्रॉन ज्यादा है यानी V/2 है तो इसका मतलब है 1.5 आया, और 1.5 इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो अपने अंदर से क्या चीज निकालेगा? ये निकालेगा। अच्छा, इसके निकालने से फर्क क्या होगा बताइए? इसको निकालने से फर्क क्या होगा कोई बताएगा? देखो बोलिएगा, एक बीटा कण निकलने से किसी परमाणु के अंदर एक बीटा कण जब निकलता है तब उस परमाणु में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या? देखो, जब भी किसी भी परमाणु के अंदर एक बीटा कण निकलता है तो उस परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन क्या होता है? बढ़ जाता है, और एक बढ़ जाता है इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। यहां पर 3 न्यूट्रॉन है, यहां पे 2 है। अब चूंकि प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, और लाना बराबर दोनों को है। एक बीटा कण निकला तो क्या बढ़ रहा है? तो एक प्रोटॉन बढ़ा, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे ना? इसी तरह से चला गया वहां से बैक कैसे लगा? समझ गए ना बात? तो ये चीजें हैं। और एक अल्फा कण निकलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? परमाणु भार में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में, देखिए हमने बताया था कि एक अल्फा कण इज इक्वल टू हीलियम का कण। अगर ये निकला, इसके अंदर से निकलेगा, इसका मतलब इसमें कितनी कमी आएगी? 2 एटॉमिक नंबर की और 4 एटॉमिक मास की कमी। तो इस तरह से ये कमी आ जाती है। अब एक गामा कण निकल जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? एक किसी परमाणु के नाभिक से एक गामा कण निकल जाने को क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किससे पड़ रहा है? 2 चीजों से। एक अल्फा, इस परमाणु के अंदर से एक अल्फा कण निकल गया तो क्या इसमें क्या फर्क पड़ेगा? 2 प्रोटॉन की कमी हो जाएगी और 2 एटॉमिक नंबर की कमी हो जाएगी और 4 एटॉमिक मास की कमी हो जाएगी। एक बीटा कण निकल जाने पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के समान। एक बीटा निकल जाने से क्या होगा?
एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा और एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा, अब सोच रहे हो कि कैसे प्रोटॉन कैसे बढ़ गया? समस्या आ रही है ना, प्रोटॉन कैसे बढ़ गया यार? देखो कैसे बढ़ा, मेरी बात सुनिए। इसी के अंदर न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इसी न्यूक्लियर के अंदर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रॉन एक कम हुआ, एक प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? समझ गए बात नहीं समझ रहे ना? अच्छा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे? क्या लिखो, इसमें क्या लिखा आपने? लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन के बारे में लिखिए। नाभिकीय विखंडन बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है। लिख लीजिए, अगर भारी नाभिक पर बात देखो, ये एटम है, एटम के अंदर क्या चीज है? नाभिक है। नाभिक का साइज होगा, अगर किसी बड़े नाभिक को तोड़ करके दो छोटे नाभिक बनाए जाता है, तो जब नाभिक बड़े नाभिक को तोड़कर दो छोटे नाभिक बनाया जाता है तो टूटने के साथ एक अपार ऊर्जा बनती है, निकलती है, ठीक है। और सवाल उठता है, कई बार कमीशन ये पूछता है कि किसी एटम के जो नाभिक है वो कैसे टूटता है? कोई हथौड़ी से कि छीनी से, किससे तोड़ोगे भाई? अब देखिए, एक ये पेन का पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पर निप्स पर समझ लीजिए अरबों, 1 अरब से ज्यादा परमाणु हैं इस छोटे से पॉइंट्स पर। 1 अरब तक प्रोटॉन है। तो पहली बात, प्रोटॉन अपने आप में बहुत छोटा है। अब प्रोटॉन इतना छोटा होने के बाद क्या होगा? इस प्रोटॉन के अंदर जो है नाभिक है, इस नाभिक को तोड़ने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि इतना छोटा, कितना छोटा है ये? 10 पावर माइनस 15 यार, मीटर लिखा है, फर्मी के बराबर होता है। अब 10 के आगे 15 जीरो बढ़ा दो और उसको निगेटिव में ले जाना है, तो कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। अब इस नाभिक को तोड़ना है तो किससे तोड़ोगे? नाभिकीय विखंडन में तोड़ा जाए, किससे तोड़ा जाएगा? सवाल कई बार आता है। तो नाभिकीय विखंडन में हमेशा बड़े नाभिक को जो तोड़ा जाता है वो न्यूट्रॉन से तोड़ा जाता है। और तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किससे तोड़ा जाएगा? क्या बताओगे? न्यूट्रॉन। दूसरी बात, अगर पूछ लिया बहुत स्पीड के न्यूट्रॉन से तोड़ा जाएगा कि हल्के न्यूट्रॉन की स्पीड से तोड़ा जाएगा, तो किससे तोड़ा जाएगा? भाई जैसे ये न्यूट्रॉन है, स्पीड से जाएगा तभी तो तोड़ेगा, और जब हल्के जाएगा तो नहीं तोड़ेगा। लेकिन यही साथ गलत है, जब भी तोड़ा जाएगा हल्के स्पीड के न्यूट्रॉन से तोड़ा जाएगा, जो कि स्पीड अगर बढ़ा देंगे
तो ये न्यूट्रॉन नाभिक पे जाके चिपक जाएगा। तो ये हल्के स्पीड के न्यूट्रॉन से किसको तोड़ा जाएगा? नाभिक को तोड़ा जाएगा। और नाभिक को तोड़कर छोटे न्यूक्लियाई बनेगा और उसके साथ क्या बनेगी? एनर्जी। और यही एनर्जी अगर अनकंट्रोल है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंसकारी हो जाएगी। और अगर इसको कंट्रोल तरीके से उसको ऊर्जा निकाला जाए तो हम रिएक्टर्स बनाएंगे। तो रिएक्टर से क्या बनेगा होगा? तो ये हमारे लिए लाभकारी ऊर्जा हो जाएगी। तो पहली बात इसको लिख लीजिए, अगर भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन हल्के स्पीड के न्यूट्रॉन से, अगर भारी नाभिक पर हल्के स्पीड के न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है तो यूरेनियम के नाभिक, यूरेनियम के नाभिक दो छोटे नाभिक में विखंडित हो जाएंगे। दो छोटे नाभिक में विखंडित हो जाएंगे और विखंडन के साथ एक अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। के साथ एक अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन में धीमी गति के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है। ठीक है, देखिए मेरी बात में ध्यान रखिएगा। सवाल ये उठता है कि यूरेनियम का जब तोड़ा जाता है तो 1 ग्राम यूरेनियम अप्रॉक्सीमेट 10 टन कोयले के बराबर ऊर्जा देती है। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम कितना होता है? थोड़ा पता नहीं लगे, 50 ग्राम तो पता नहीं लग रहा। 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप उसको तोड़ेंगे, ब्रेकअप करेंगे तो 10 टन कोयला जो बर्न होने पर ऊर्जा देगी उसके बराबर होता है। तो सवाल उठता है कि थोड़े से तत्व से इतनी ऊर्जा कहां से आ जाती है? आप भी ले लीजिए, उसके बाद अब मेरी बात सुनो। कोई चीज कितनी ऊर्जा देती है ये किस बात पर डिपेंड करता है? आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था? E is equal to mc स्क्वायर। यानी कोई मास है, कोई थोड़ा मास है, वो कंप्लीट ऊर्जा में बदल सकती है और एक ऊर्जा एक मास में बदल सकती है। लेकिन आप बताइए, जब आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, देखो लकड़ी जलाते हो या कोयला जलाते हो तो जलाने पर क्या क्या चीज मिलता है? वही राख मिलेगी, धुआं मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी। 3 चीज मिलेगी ना। इसका मतलब हुआ जो जलाई गई चीज है वो कंप्लीट मास, कंप्लीट ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हुई है। यानी ये जो मास है कंप्लीट ऊर्जा में नहीं बदली है। कोई तत्व कितनी ऊर्जा देता है
ये इस बात पर डिपेंड होता है कि वो मास कितने कंप्लीटली बर्न हुआ करके ऊर्जा में बदला है। देखिए, जिस समय अगर लकड़ी, कोई लकड़ी है, वो लकड़ी जलने पर अगर 50 ग्राम लकड़ी है और 50 ग्राम कंप्लीटली धुआं ना दे, राख ना बने, कंप्लीट एनर्जी बन जाए, तो उतना ही ऊर्जा वो लकड़ी देगी जितना एक परमाणु बम देगा। नहीं समझ पा रही मेरी बात? कोई भी चीज जलती है तो जलने पर 2-3 चीज बनती है, एक तो धुआं, एक राख। तो वो राख और धुआं एनर्जी थोड़ी है, वो तो मास है। हाँ, जो चीज, जो मास जितने ही ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उतने ही ज्यादा ऊर्जा देगी। रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ में यही क्वालिटी होती है कि वो जितना मास होता है कंप्लीटली एनर्जी में बदल जा रहा है। समझ रहे बात मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? यानी जो तत्व जितने ही मास में ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी देगी। तो अब देखिए, हाँ वही चीज। अब देखिए मेरी बात, नाभिकीय विखंडन, विखंडन से सवाल कमीशन पूछता है, नाभिकीय विखंडन से क्या क्या चीज बनती है? क्या बनेगा? परमाणु बम, पहला एटॉमिक बम, दूसरा न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन का अनुप्रयोग, यानी इसके 2 चीज बनेंगे। क्या बनेगा? पहला एटॉमिक बम, और दूसरा लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, दूसरा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। अनकंट्रोल का मतलब लिख लीजिए, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन 2 प्रकार का होता है, एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और दूसरा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसका लिख लीजिए एग्जाम्पल, नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार का होगा? 2। एक अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एटॉमिक बम। कंट्रोल रिएक्टर में क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो समझ गए? अब हम परमाणु बम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? परमाणु बम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनाया जाता है, और उसी परमाणु बम में जो बनेगा कैसे बनेगा, उसी से कुछ प्रीलिम्स के सवाल भी निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, और आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कैसे बनता है। अब देखिए
कुछ सवालों के जरिए से हम लोग समझते हैं। पहला, यूरेनियम का नाभिक के विखंडन से परमाणु बम बन रहा है। किससे बन रहा? आ जाओ, देखिए परमाणु बम कैसे बनना है? यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से बनना है भैया। अब उसी में खुरपेज न कर देना कि हमें बनाना है, और जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ सीखना है, समझने के लिए ना, जवाब आने के लिए का, ठीक है? अब देखो कैसे बनेगा। सवाल उठता है, पहला सवाल आप बताओ कि यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से परमाणु बम बनता है, तो यूरेनियम तो बहुत जगह भरा पड़ा हुआ है, बहुत जगह पड़ा हुआ है। झारखंड में, जादूगुड़ा की माइंस में और बहुत जगह पे यूरेनियम के एटम भरे पड़े हुए हैं, बड़े मान लिया, तो अपने आप क्यों नहीं विखंडन ब्लास्ट हो जा रहा है? बताइए। सवाल उठता है कि यूरेनियम के नाभिक के टूटने से ही तो परमाणु बम बनना है, तो अपने आप यूरेनियम के बहुत जगह है, यूरेनियम के कण मौजूद है, परमाणु मौजूद है, तो वहां क्यों नहीं फट जाता और अचानक परमाणु बम हो जाता? यही सवाल, पहला सवाल से ही बहुत सारे आपको प्रीलिम्स के मिल जाएंगे और मेन के हम दिखाते कैसे मिलेंगे। क्या है ना कि अगर यूरेनियम के, हमने ये कहा कि अगर यूरेनियम के जो नाभिक है, ये नाभिक, इसके टूटने से छोटे नाभिक बनते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तो एटॉमिक बम हुआ। तो जादूगुड़ा की माइंस में तो यूरेनियम मिलता है भारत के। जादूगुड़ा की माइंस कहाँ पे है? झारखंड। अब झारखंड में जमीन में छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ही तो कण मौजूद है, तो क्यों नहीं अचानक ब्लास्ट हो जाता? अब इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तब ना वो विखंडित होगा। तो न्यूट्रॉन भी भरे पड़े हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे देखिए, यही सबसे, अभी आपको जो पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें शब्द बहुत सारे आते हैं, अब समझ में आ जाएगा। संवर्धित यूरेनियम क्या है? कोई बताएगा? हमेशा सुनते होंगे संवर्धित यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम। कहते हैं ईरान संवर्धित कर रहा है बहुत सारे यूरेनियम को, हम लोग पढ़ते रहते हैं। कहते हैं ईरान संवर्धित कर रहा है यूरेनियम को। संवर्धित का मतलब इकट्ठा थोड़ी होता है। देखो मेरी बात, जैसे 1 किलो यूरेनियम है, ठीक है, 1 किलो यूरेनियम है, तो इस यूरेनियम में 3 प्रकार के यूरेनियम होते हैं। यूरेनियम 233, यूरेनियम 237, यूरेनियम 235 होते हैं। अब ये 200 कितना, ये आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब जिसका समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक से का मतलब क्या हुआ? उनमें जो प्रोटॉन की संख्या सब में, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या। तो जब समस्थानिक के मतलब कोई तत्व जिसमें परमाणु का, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। ये तो बताया था। यूरेनियम का आइसोटोप है ये। एक का एटॉमिक मास कितना है?
33, 35 और इसकी तादाद ये कितना होता है? ये 0.7% होता है और रेस्ट कितना होता है? जो बचा यानी 99% अप्रॉक्सीमेट। जैसे 1 kg यूरेनियम है तो इस यूरेनियम में 3 प्रकार की यूरेनियम होंगे। एक यूरेनियम 233, एक यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238। इस यूरेनियम में जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा होता है? 238। इतनी बस मसला नहीं क्या। लेकिन जो विखंडन जिसका होता है सिर्फ किसका होता है? यूरेनियम का जो विखंडन होता है वो सिर्फ 235 का हो रहा है। और विखंडन तभी होगा जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए। इसको 10% करना, यानी 1 kg जितना है इसमें यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन 0 से 7% से लेकर के 10% या 7% कर देना, यही यूरेनियम इनरिचमेंट होता है। क्योंकि हमेशा विखंडन कब होगा? जब यूरेनियम का कंसंट्रेशन कितना हो जाए? अप्रॉक्सीमेट 10% हो जाए। नहीं समझ आ रही? विखंडन कब होगा यूरेनियम का? जब यूरेनियम का सांद्रता 0.7 से बढ़ करके अप्रॉक्सीमेट 10% हो जाए तभी विखंडन होगा। इसके पहले विखंडन नहीं होगा। और प्रकृति में, नेचर में यूरेनियम की सांद्रता कितनी है? 0.7%। नहीं समझ आई बात? नहीं आई? मैं ये कह रहा था यूरेनियम प्रकृति में जहां भी है उस यूरेनियम के 3 प्रकार के समस्थानिक होंगे। यूरेनियम 233, 35, 38। विखंडन किसका सिर्फ होता है? 35 का होता है। और 35 का सांद्रता नेचुरली कितनी है? 0.7% है। विखंडन तभी होगा जब 35 की सांद्रता 0.7 से 10% या 7% हो जाएगी तभी विखंडन होगा। अब देखिए यूरेनियम की सांद्रता 0.7 से 7 से 10% बढ़ाने की जो टेक्निक होती है इसी को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। समझ गए? इसीलिए जब ईरान लगातार यूरेनियम को संवर्धित करता है तो अमेरिका या IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन तुरंत उसको शक जाता है कि ये जो बढ़ा रहा है इसका मतलब है परमाणु बम विस्फोट के लिए बढ़ा रहा है, परमाणु परीक्षण के लिए बढ़ा रहा है। तो ईरान कहता देखो हम इसकी सांद्रता इसलिए बढ़ा रहे हैं परमाणु बम के लिए नहीं, हम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में क्या बनेगा? बिजली बनेगी। अच्छा, नाभिकीय विखंडन जो होगा, परमाणु बम होगा, तो उसकी यूरेनियम की संवर्धन कितना % किया जाता है? 10%। लेकिन नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें उसकी जो क्रिटिकल मास होता है वो केवल कितने हो जाएगा? 3% पे ही हो जाएगा, 4% पे हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 यूरेनियम लगातार ईरान इसको बढ़ा रहा है। इसका शक किस हो जाती है? बना देती है। ठीक है, ये बात समझ गए? अब देखिए, अब ये हो गया। अच्छा ये बताइए, अब दूसरा सवाल होता है
यूरेनियम का संवर्धन होगा तभी जा करके क्या बनेगा, विस्फोट होगा उसमें। सवाल, दूसरा सवाल यही पे आप जब पहले सवाल का जवाब मिल गया ना कि क्यों यूरेनियम के एटम अपने आप विस्फोट क्यों नहीं हो जाता हर जगह, क्योंकि प्रकृति में यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन 0.7 से 0.8% तक है और यूरेनियम का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए विस्फोट के लिए, अप्रॉक्सीमेट 10%, 235 का होना चाहिए। और अगर अच्छा टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, 238 को 235 में हम 10% बढ़ा लेते हैं, यही क्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। अब सवाल उठता है, दूसरा सवाल उठता है, जहां पर यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है वहां तो यूरेनियम 235 को 10% लाया जा रहा है, तो यूरेनियम का 235 का संवर्धन 235 को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है, वहां पर क्यों नहीं विस्फोट होता? क्योंकि संवर्धन करने के लिए एक यूनिट्स प्रदेश में जो परमाणु का इस्तेमाल करता है वहां पर तो संवर्धन एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, वहां पे 235 का 10% हो गया तो वहां क्यों नहीं विस्फोट हो जाता? अब दूसरा सवाल, पहला सवाल क्या था कि यूरेनियम 235 नेचर में क्यों अपने यूरेनियम के एटम अपने आप विस्फोट क्यों नहीं हो जा रहा है, तो आपका जवाब क्या था? यूरेनियम 235 की मात्रा वहाँ पे कम है, क्योंकि यूरेनियम की 235 की मात्रा प्रकृति में नेचुरली जो है बहुत कम है। कितना है? 0.7% या 0.8 हो गया। और इसके विखंडन तभी होगा जबकि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो पहला जवाब दे दिया। अच्छा, जहां पर टेक्नोलॉजी के जरिए से यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन 10% लाया जा रहा है, वहां पर भी विस्फोट क्यों नहीं हो रहा? इसे साइक्लोट्रॉन से जब बमबारी कराएंगे तब साइक्लोट्रॉन तो होगा ही, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वहां पर भी साइक्लोट्रॉन भी इस्तेमाल करोगे तो नहीं होगा। उसका कारण है, मैं बताऊं, यूरेनियम 235 10% है, लेकिन एक क्रांतिक मास जब तक नहीं होगा, क्रिटिकल मास यानी क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान जब तक नहीं होगा तब तक ये विस्फोट नहीं होगा। क्रांतिक द्रव्यमान क्या? क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब होता है कि यूरेनियम 235 एक लिमिटेड मास होगा तभी विस्फोट होगा, और क्रांतिक द्रव्यमान 500 ग्राम कम से कम होना चाहिए, यानी आधा किलो यूरेनियम कम से कम होगा तभी वो ब्लड होगा। समझ रहे बात? इसीलिए जहां पहली बात तो अपने आप नेचर विस्फोट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बहुत कैसे बढ़ाएंगे जीरो को, उसको संवर्धित करके बढ़ाएंगे, 235 का 10% बढ़ाएंगे, पहला। दूसरी बात, जहां संवर्धित हो रहा है वहां पर क्यों नहीं हो जा रहा है अपने आप? वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कम से कम विस्फोट होने के लिए एक क्रांतिक द्रव्यमान की जरूरत होती है। अब क्रांतिक द्रव्यमान जब तक नहीं है तब तक दो पार्ट क्लियर हो गई, पॉइंट्स लिख सकते हो। लिख लीजिए, यूरेनियम का
विस्फोट तभी होगा जब यूरेनियम का संवर्धन किया जाएगा। पहला पॉइंट लीजिए, यूरेनियम का विखंडन तभी होगा जब यूरेनियम परमाणु का संवर्धन किया जाएगा। लिखिए आगे, यूरेनियम 235 की सांद्रता, यूरेनियम 235 की सांद्रता, यूरेनियम 235 की सांद्रता 0.7 से 7 से 10% बढ़ा देना ही 7 से 10% बढ़ा देना ही यूरेनियम संवर्धन कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए। जहां पर दूसरा पॉइंट लीजिए, जहां पर अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 की मात्रा 3% बढ़ा देने पर ही 3% बढ़ा देने पर ही विखंडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, जहां पर यूरेनियम संवर्धित हो रहा है, वहां पर परमाणु विस्फोट नहीं हो रहा है। क्यों? जहां पर यूरेनियम का संवर्धित होता है, किया जाता है, वहां पर परमाणु विस्फोट नहीं होता है। क्यों? क्वेश्चन बनाइए, फिर आंसर लिखिए। क्योंकि परमाणु विस्फोट के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का होना आवश्यक होता है। अब देखिए, परमाणु को कैसे बनाया जाता है। देखो, देखो मेरी बात, ये चीज है, यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, और ये जो बॉम्ब्स होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, ये अलग अलग यूनिट में रहता है, अलग अलग यूनिट में। यहाँ बटन थोड़ा सा खोल करके अलग कर सकते हो, इसको खोल के अलग कर सकते हो, इसको अलग खोल कर सकते हो, और इसके चारों तरफ क्या भर दिया जाता है? क्या होता है ये?
ट्राइनाइट्रोटॉलुईन। ट्राइनाइट्रोटॉलुईन क्लियर होगी बात? अब देखो ये क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? लेके जाते हैं हैं? लेके जा रहे हैं देखो ये छोटे छोटे यूरेनियम के टुकड़े अलग अलग रखे जाते हैं और उसमें कोड नंबर दे दिया जाता है। और एक्सप्लोजन कब होगा इसमें? जब क्रांतिक द्रव्यमान होगा। और ये जो रखे गए 50-50 ग्राम के यूरेनियम अलग अलग रख दिए गए या 100 ग्राम के रख दिए गए। परमाणु बम किया जाता है। टीएनटी क्या करेंगे? टीएनटी एक विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव इसमें विस्फोट किया जाता है। और जब विस्फोट किया जाता है तब ये सब आपस में मिल करके क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा साइज बना देंगे कि नहीं बनाएंगे? इसीलिए जो हिरोशिमा नागासाकी में जो डॉक्यूमेंट्री है आप देखो, जो गिर रहा होता है तो गिरते वक्त ही उसके अंदर एक पूरी तरह से आग अंदर दिखने लगती है, हल्का हल्का जलने लगती है। तो क्या है आग? ये टीएनटी विस्फोट कराया जाता है। जब विस्फोट कराया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े मिल करके यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान बना देते हैं। विस्फोट कराएंगे तो यूरेनियम का क्या लेकर बनाएंगे? क्रिटिकल मास बना देंगे, यानी एक साइज बड़ा साइज हो जाएगा। और उसी दौरान क्या करेंगे? न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट अंदर एक सिर्फ यूरेनियम को तोड़ना रहता है। देखो कैसे तोड़ेंगे? यूरेनियम 238-35 किससे तोड़ेंगे? इससे यूरेनियम किससे तोड़ा जाएगा? ये बैरियम और प्रोटॉन्स बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? ऊर्जा। और उसके साथ क्या बनाएगा? और क्या बनाएगा? ऊष्मा तो मैंने बता दिया, एनर्जी निकल गई। उसके साथ क्या बनाएगा? नहीं तो धुआं निकलेगा तब कहाँ से लकड़ी बना ऊर्जा देगा ना? यही तो सवाल पूछा, पहला सवाल। गैस का वो विस्फोट की ध्वनि और उसकी ऊष्मा से निकलने वाले जमीन से गुब्बारा होता है, उसका नहीं होता है। देखिए मेरी बात, एक यूरेनियम को कितने न्यूट्रॉन ने तोड़ा? एक न्यूट्रॉन ने। और जब एक यूरेनियम टूटेगा तो कम से 3 से 20 न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। यही सवाल पूछा जाता है। अब देखिए कैसे होगा, पता है इसको? यूरेनियम को तोड़ा किसने? न्यूट्रॉन। तोड़ने के बाद कितने न्यूट्रॉन बने? एवरेज 3 बनता है, लेकिन 3 से 20 बनता है, लेकिन 3 एवरेज। एक सिर्फ न्यूट्रॉन सिर्फ चाहिए बस। 3 न्यूट्रॉन बना। ये फिर क्या करेगा? फिर यूरेनियम को तोड़ेगा। इससे क्या बनेगा? न्यूट्रॉन 3, फिर 3 न्यूट्रॉन। देखिए क्या हो रहा ना, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम को तोड़ा, प्रोडक्ट में 3 से 20 न्यूट्रॉन बने और वो न्यूट्रॉन फिर दूसरे यूरेनियम को तोड़ते चले जाएंगे ना। इस तरह से एक श्रृंखला बन जा रही है देखिए। और हर एक न्यूक्लियाई को से एक अपार शक्ति से ऊर्जा निकल रही है।
समझ गए? लिख सकते हो, इसको बना लीजिए इस तरह का। ठीक है, देखिए एक यूरेनियम को, जैसे आप देखें यूरेनियम जहां पर परमाणु में कितना बड़ा क्या हो गया, क्या हो गया? मान लिया क्रांतिक द्रव्यमान का यूरेनियम 1 किलो का यूरेनियम है। 1 किलो यूरेनियम में कितने एटम यूरेनियम के होंगे बताओ? जब एक छोटा सा निब में हल्का था 1 अरब तक एटम होंगे, और 1 किलोग्राम यूरेनियम में कितने एटम होंगे यूरेनियम के? और एक एटम को सिर्फ हमें 1 न्यूट्रॉन चाहिए बस, क्योंकि यूरेनियम को तोड़ेगा सिर्फ कौन? न्यूट्रॉन तोड़ेगा। 1 न्यूट्रॉन 1 यूरेनियम को तोड़ दे बस, जैसे ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? न्यूट्रॉन 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 देखिए चैन बनता चला जा रहा है। हर एक यूरेनियम को न्यूट्रॉन तोड़ता चला जाएगा और बड़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से तोड़ती चली जाएगी, क्योंकि एक से लगातार टूटता चला रहा है। क्या है? अनियंत्रित है ना, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला है, और बड़ी स्पीड से एक से तरह टूटता चला जाएगा और एक अपार ऊर्जा बनेगी। करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ज्यादा अथाह ऊर्जा बनेगी कि सब चीज को, लोहा सबको जला के खाने लगेगी। पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए 5-6 परमाणु बम। एक परमाणु बम के गिरने से जहां भी गिरेगा उसके 300-400 किलोमीटर की पेरिफेरी में, यानी यहां से गिरा तो यहां से यहां तक 400 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक 500 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम 500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 50 डिग्री के तो हम लोग बिलबिलाने लगते हैं, खत्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। 100 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और हजार किलोमीटर की दूरी पर डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाने का मतलब हुआ, और भी पेरिफेरी में, पूरा सरकमफ्रेंस में। तो इसका मतलब है कि एक परमाणु बम गिर जाने पर मतलब जो है 8, 6, 7 परमाणु बम गिर जाएंगे। इसीलिए जब जोश में सब आते हैं तो लोग कहते हैं मार देना चाहिए परमाणु बम, इसको मार दोगे यार, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, खत्म समेटा हो जाएगा। ये दिल्ली यहाँ से कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ से कितना? 600 किलोमीटर है, और 1000 किलोमीटर की दूरी पर 400-500 डिग्री बढ़ जा रहा है। 500 डिग्री इतना टेम्परेचर। 8 परमाणु अब मनुष्य पृथ्वी के धरातल पर कम से कम 10,000 परमाणु पर है। 10,000 परमाणु, समझ गए बात? अब देखिए, अब आ जाइए न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु बना लिया, कैसे बनाया? कैसे बनाया? इसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अलग रखा जाता है, और ये इसका कोड रहता है, सब अलग अलग जगह पर रहता है। जब करना होगा तब इसको
एक जगह लाया जाएगा, शेप दिया जाएगा। इसीलिए पता लगा कि ये सब अलग अलग जगह है, कुछ पता नहीं है, और उसका कोड होता है। अब ये चीज ला करके फिर यहाँ कर रखा जाता है। अब उसके बाद जैसे ही करोगे तो अपने तक जाओगे, इसलिए नहीं, इसको अलग अलग किया जाएगा, TNT इसमें रखा जाएगा, और फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, और फिर कुछ दूरी के बाद TNT में किया जाएगा, हवा में रहे तभी। और क्यों एक्सप्लोर किया जाएगा? क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े जुड़ जाएं, एक क्रांतिक द्रव्यमान का बनाएं, और क्रांतिक द्रव्यमान जब बन जाएगा तब क्या होगा? फिर न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन से सीधे बॉम्बार्डमेंट करेंगे, और एक न्यूट्रॉन से जब करेंगे फिर एक न्यूट्रॉन सब धीरे धीरे रिएक्शन स्पीड से, जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, एक माचिस की एक तीली किस तरह से होगा, और जब न्यूट्रॉन्स होगा तो कितनी अपार ऊर्जा निकले, खुद सोचो। ये विस्फोटक, विस्फोटक इसलिए किया जाता है कि ये करीब आकर के पराप्रकारती बास बना ले। अब लिखो न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। क्या बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या पार्ट है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये बाहर का एक चद्दर होगा, ये कम से कम कंक्रीट का होता है, लोहे के चद्दर बनाते, कंक्रीट बना देते हैं। 10 से आप और सेव करने के लिए 10 से 12 मीटर चौड़ा, मीटर चौड़ा भाई न्यूक्लियर खंडन कहा जाता है, करोड़ ऊर्जा मूव कर जा रही है। अब देखिए कहीं कंक्रीट आप चूंकि बहुत पावरफुल हो गए तो इसलिए थोड़ा सा और भी 10 से 12 मीटर चौड़ा क्या बनाएंगे, लोहे की चादर। इसमें क्या रखेंगे, वाटर कूलेंट। इसमें क्या है, मंदक। मंदक अपने हिसाब से G2O है, एक भारी नाभिक। देखिए अब क्या करते हैं, ये रॉड क्या है, कैडमियम की बनी होती है या
बोरान की छड़ होती है। ये काम क्या करता है? ये जो है एक स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का बटन है, एक तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का बटन है। जैसे देखिए यहां पर आपने यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया, क्या बनेगा इसमें? अरे भाई, जैसे आपने यूरेनियम को न्यूट्रॉन से किया तो 3 न्यूट्रॉन बने। अगर इस न्यूट्रॉन को सबको कह दिया तो फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल ना किया जाए तो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ये जितने भी यूरेनियम है सारे न्यूक्लियाई यूरेनियम को तोड़ देगा, और जब सारे को तोड़ देगा तो बहुत ही कम समय में एक विस्फोट हो जाएगा। क्या, कौन सा विस्फोट? नाभिकीय विस्फोट हो जाएगा, परमाणु बम वाला विस्फोट हो जाएगा। चूंकि हमें नियंत्रित न्यूक्लियर फिशन कराना है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं। एक यूरेनियम टूटा, देखो समझो मेरी बात, एक यूरेनियम एटम टूटा, कितने न्यूट्रॉन बने? 3 दिख रहा है। इन तीनों न्यूट्रॉन को छूटा छोड़ नहीं देंगे, 2 को क्या करेंगे? पकड़ ले करके इसको अलग रख देंगे, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे तो बहुत सारे यूरेनियम को तोड़ता चले जाएंगे। ये जैसे ही 2 3 हुआ, 2 को क्या करेंगे? एब्सॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित कौन करेगा? और सिर्फ बचा कौन? एक। और उसको भी कौन क्या करेगा? बड़े स्पीड से नहीं तोड़वाएंगे, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कौन करेगा? मंदक धीरे धीरे के तोड़वाएगा। और क्योंकि एक ही एटम से टूटने से अपार ऊर्जा निकल रही है, और जब ऊर्जा निकली तो क्या हुआ? हीट निकली, और ये रॉड एक लगा देते हैं, और इससे क्या होगा? ये जब गर्म होगा तो ये पानी को क्या कर बॉयल करेगा, और बॉयल करेगा तो भाप बनेगा, और भाप बनेगा तो फिर क्या होगा? ईश्वर मिलेगा, और पानी से बिजली बनेगी। समझ गए बात? यूरेनियम 235 इसके अंदर रखेंगे। अब जब आपने अभी सीखा कि एक यूरेनियम के टूटने से कितने न्यूट्रॉन बने? एक एवरेज थी, 20 तक बनते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? अगर 20 भी बने, 18 बने या 3 बने, सिर्फ एक को सिर्फ फ्रीली छोड़ेंगे बस, बाकी सबको क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। अवशोषित कौन करेगा? रॉड करेगा। और यूरेनियम को जो न्यूट्रॉन बचा वो धीरे धीरे तोड़ेगा, मॉडरेटर लगा हुआ है। और जब धीरे धीरे तोड़ेगा तो बड़े आराम से एक एक जो धीरे धीरे ऊर्जा निकलेगी, हम उसको मान के कार्यों में इस्तेमाल कर लेंगे। और जो अचानक जब फूट जाएगा तो उस ऊर्जा को हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए ये कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बना? अमेरिका। ठीक है, लिख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में लिख लीजिए, नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला है। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। लिखिए मॉडरेटर में, लिखिए मॉडरेटर पूछा था, मॉडरेटर क्या होगा? एक ग्रेफाइट या भारी जल, ये भारी जल या ग्रेफाइट, लिख लीजिए। यही सवाल पूछता है ना डायरेक्ट। पूछता है नाभिकीय रिएक्टर में
2O इस्तेमाल होता है तो क्या बताओगे? पहला D2O या और दूसरा ग्रेफाइट। पूछता है नाभिकीय रिएक्टर में रॉड किसका इस्तेमाल होता है? कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। ये दो पूछना है। ये पानी होता है, स्पूलेट करेगा। लिख लीजिए छड़ नाभिकीय रिएक्टर में छड़ कैडमियम या बोरान का होता है। ये छड़ स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम करता है। ये छड़ स्विच ऑन स्विच ऑफ का कार्य करता है। जैसे देखिए ये बटन है, हमने चालू कर दिया, चालू हो गया, हमने ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। देखो ये कैसे काम करता है। जब आपको ये रॉड है, अगर आपको कंप्लीट रोकना है कि विद्युत रिएक्टर को रोक देना है, सीधे आप ऊपर तक यहां लेकर के इसको खींच देंगे। सारे न्यूट्रॉन को क्या करेगा? सक कर लेगा। जब आपको रिएक्शन कराना है, इसको नीचे खींच लेंगे। ये वाली जगह में क्या होगा? स्पीड से न्यूट्रॉन तोड़ना शुरू कर देगा। जब फिर इसको कम कराना होगा, फिर छड़ को ऊपर कर देंगे। यानी ये छड़ क्या करेगा? सीधे सीधे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब न्यूट्रॉन को हमको रिएक्शन हमें विखंडन कराना है तो रॉड क्या करेंगे? नीचे खींचो। विखंडन रोकना है, हम रॉड को ऊपर कर देंगे। सीधे रॉड को ऊपर कर देंगे, डायरेक्टली सारे न्यूट्रॉन को सब कर लेगा। सब करने के बाद कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ऑटोमेटिकली पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे तो सवाल पूछता है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा मंडल क्या करेगा? D2O ग्रेफाइट हो गया। ये क्या होगा? रॉड क्या होगा? कैडमियम बोरान हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो परमाणु विखंडन अनकंट्रोल है तो क्या बनेगा? अनकंट्रोल होगा तो क्या बनेगा? परमाणु बम बनेगा। और परमाणु यूरेनियम के एटम को किससे तोड़ा जाएगा? न्यूट्रॉन से। एक यूरेनियम टूटने पर उसके साथ क्या बनेगा? 30 से 20 न्यूट्रॉन बनेंगे। वो दूसरे से तोड़ेंगे, तोड़ने से एक अपार ऊर्जा अचानक बनेगी और करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड चली जाएगी। वो होगा। अगर कंट्रोल नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो रहा है तो क्या बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर मानवीय यूज में इस्तेमाल करेंगे। बात समझे? अब देखिए नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के, एक कंट्रोल, एक अनकंट्रोल। कंट्रोल में क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर। अनकंट्रोल में क्या होगा? परमाणु। ठीक, अब आ जाइए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बन गया। परमाणु बम कैसे बना? दो बात ध्यान रखिएगा, संवर्धन होगा, दूसरा एक क्रांतिक द्रव्यमान, दो चीज होगी। उसके बाद तोड़ा किससे जाएगा? न्यूट्रॉन से। और एक यूरेनियम के एटम को टूटने से कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 20 से 20 तक बनेंगे। अगर कंट्रोल्ड वे में तोड़ा जाएगा तो रिएक्टर बन जाएगा। अनकंट्रोल्ड करे जाएगा तो। और क्रांतिक द्रव्यमान पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? TNT का इस्तेमाल।
नाभिकीय संलयन। देखो मेरी बात, फिशन में क्या था? न्यूक्लियर फिशन में क्या था? विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिक पर टूट रहा है, यही तो था। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दो छोटे नाभिक को जोड़ करके हाइड्रोजन बम का सिद्धांत यही है। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो इस हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? पीछे क्यों मोटा? गलत नहीं रह सकते। ये इसमें इस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? कितने प्रोटॉन बताओ? और न्यूट्रॉन कितने हैं? कई न्यूट्रॉन है? नहीं मालूम। जीरो, सही। क्योंकि यही है इसका मतलब। नीचे क्या डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? प्रोटॉन। अब देखिए इसका मतलब एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है। प्रोटॉन में चार्ज कैसा होता है? जब पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाओगे तो क्या आसानी से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाते। इन दोनों को मिलाने के लिए एक अपार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी दो छोटे नाभिक को जोड़ करके बड़ा जब नाभिक बनता है तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और चूंकि ये छोटे नाभिक के अंदर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज आसानी से प्रकृति में नई चार्ज एक दूसरे से फ्यूज हो पाएंगे। इसके लिए ऊर्जा कितनी जरूरत पड़ेगी? 10 की पावर 7 से 10 की पावर 9 की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और इतनी बड़ी ऊर्जा, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा इस प्रकृति के अंदर मौजूद ही नहीं है। करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाने कहाँ मिलेगा? आग है 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड लाना है। कहाँ से पाओगे ऊर्जा? आदमी वही खुरपेच करा है जो क्या नाम है इम्पॉसिबल, वही तो लाने कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन जब ये दोनों न्यूक्लियर छोटे नाभिक जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद एक अथाह ऊर्जा निकलेगी और ये ऊर्जा परमाणु बम से भी ज्यादा 8 गुना ज्यादा बढ़ाता होगा। हाइड्रोजन बम की जो ताकत होती है वो परमाणु बम से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। बड़ी समस्या है, जरूरत क्या है इतना ऊर्जा पाने की? परमाणु बम में अकेले मार डाल रहा है, उसको इतना बड़ा जबरदस्त क्या है बोला है भाई। मनुष्य बहुत बदतर हुआ है। अब देखो ये क्या है, दो छोटे नाभिक को जोड़ करके क्या बनाया जाएगा और उससे जो बाद में जो ऊर्जा बनेगी क्या होगी? अथाह ऊर्जा बनेगी। यही हाइड्रोजन बम का ऊर्जा प्राप्त का कारण है। सितारों की ऊर्जा, स्टार की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के काम। पूछा जाता है कि स्टार सूरज की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा किस सिद्धांत पर काम करेगा? नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो बड़े न्यूक्लियाई बनते हैं, तो उसके साथ एक अथाह ऊर्जा की जरूरत होती है और बनती है, और जोड़ने के लिए अथाह ऊर्जा की जरूरत होती है। जरूरत क्यों होती है? क्योंकि दोनों का चार्ज से। अब सवाल उठता है कि ये तीन बड़े छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ेंगे तो इतना बड़ा टेम्परेचर, तापमान कहाँ मिलेगा? क्योंकि इस प्रकृति के ऊपर नेचर में इतना बड़ा टेम्परेचर होता ही नहीं, और जो नहीं है मनुष्य वही तो ढूंढेगा। बताओ कैसे क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कैसे। इतनी बड़ी ऊर्जा कहां से मिलेगी? अब देखो, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, मेरी बात सुन। लिथियम हाइड्राइड, बैरियम हाइड्राइड रखा, यही हाइड्रोजन के एटम ही तो जुड़ेंगे। होगा ना? अब देखिए, ये दोनों जुड़ने के लिए कहां कितनी ऊर्जा चाहिए? और इतनी बड़ी ऊर्जा कहां से मिलेगी जोड़ने के लिए? इसको क्या करते हैं? हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ही परमाणु बम विस्फोट करना पड़ता है। कैसे करेंगे देखिए, यहां क्या रख देंगे? यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े लिए, यहाँ पे देखिए छोटे टुकड़े लिए, यहां क्या रख दिया? ये TNT क्या होगा? विस्फोट किया जाएगा, और ये छोटे छोटे टुकड़े फिर क्या बनाएंगे? एनर्जी, क्रिटिकल मास बनाएंगे पहले ना, क्रांतिक द्रव्यमान बनाएंगे, और क्रांतिक द्रव्यमान के बाद जब बन जाएगा तो एक न्यूट्रॉन से क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन से अंदर यहाँ पे तोड़वा देंगे यूरेनियम को। अब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, परमाणु बम फटेगा। परमाणु बम फटेगा तो उससे करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? और जैसे ही करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा मिलेगी, वही ऊर्जा तो चाहिए हाइड्रोजन के दोनों एटम को जोड़ने के लिए। और ये क्या करेगा? ये इधर ये विस्फोट और इधर ये दोनों जुड़ेंगे, तो उसके साथ परमाणु बम की जितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हाइड्रोजन बम की ऊर्जा 8 गुना ज्यादा ऊर्जा दे देगी। मार तबाही, तबाही करोगे, ऐसी तबाही क्या यार? आप समझ गए मेरी बात? कॉन्सेप्ट समझ गए ना? कैसे बनेगा हाइड्रोजन बम बनाने का तरीका? समझ गए कैसे क्रिया होगा? पहली बात, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, जब दो छोटे नाभिक, आपके साइड में लिख लीजिए, जब दो छोटे नाभिक को जोड़ करके बड़ा नाभिक बनाया जाता है, तो एक अपार ऊर्जा बनती है, निकलती है।
दो छोटे नाभिक को जोड़ने के लिए एक अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिख लीजिए, दो छोटे नाभिक को जोड़ने के लिए एक अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा 10⁷ से 10⁹ केल्विन के बीच होती है, सिर्फ जोड़ने के लिए। ये ऊर्जा 10⁷ से 10⁹ केल्विन तक आवश्यक हो गई है। केल्विन इतनी ऊर्जा सिर्फ जोड़ने के लिए चाहिए, इतनी 10 की पावर, और ये जुड़ेगी कैसे? और इतनी पावर ऊर्जा तो प्रकृति के अंदर मौजूद ही नहीं है, और इतनी बड़ी ऊर्जा तो केवल परमाणु बम के विस्फोट ही से होगी। और परमाणु बम विस्फोट के लिए इतनी पाने के लिए फिर क्या करेंगे? हम इसी हाइड्रोजन बम के अंदर देखो बनाएंगे तो लिथियम हाइड्राइड्स और बैरियम हाइड्राइड्स को रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को जोड़ना। इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे? यूरेनियम रखेंगे। यूरेनियम के चारों तरफ क्या क्या रखेंगे? TNT रख देंगे। तो TNT से पहले हम क्या करेंगे? एक्सप्लोजिव कराएंगे। एक्सप्लोजिव कराने के बाद फिर क्या होगा? क्रांतिक मास बन जाएगा। वेरी गुड, क्रांतिक मास बन जाएगा। क्रांतिक मास बनने के बाद फिर क्या होगा? हम न्यूट्रॉन्स करेंगे। न्यूट्रॉन्स करने के बाद हम उसमें विस्फोट करा देंगे, तो परमाणु बम फूटेगा अंदर। परमाणु बम फूटेगा तो हमें इतनी ऊर्जा तो रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ये मिल जाएगी। और जब ये ऊर्जा मिलेगी तो हाइड्रोजन के ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ते जाएंगे, और इससे जुड़ने से एक अपार ऊर्जा की बनेगी। यानी हाइड्रोजन ऊर्जा जो हो, हाइड्रोजन बम जो होगा वो परमाणु बम से कितनी गुना? 8 गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। देख लीजिए, नाभ के संलयन का सिद्धांत से सूर्य की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत से पर सूर्य की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। लिख लीजिए, अब लिखिए पहली बात, इनमें दोनों अंतर लिख लीजिए। दोनों में अंतर लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, इसमें बड़े नाभिक, इसमें लिखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर लिख लीजिए। विखंडन में लिख लीजिए, बड़े नाभिक टूटकर छोटा नाभिक बनता है। दूसरे लिखिए, संलयन में उधर लिख लीजिए, छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक बनता है। विखंडन के लिए क्या जरूरत होती है? देखिए, विखंडन के लिए क्या जरूरत होती है? स्लो न्यूट्रॉन। वेरी गुड, स्लो न्यूट्रॉन। संलयन के लिए क्या जरूरत होगी है? 10 की पावर 7 से 9 के हाई एनर्जी। हाई एनर्जी कितना? 10 की पावर 7 से 10 की पावर 9 केल्विन। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा किरणें
रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो रेडियोधर्मी पॉल्यूशन निकलेगा। ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय संलयन में कोई प्रदूषण नहीं निकलेगा, यही ध्यान रखना है। नाभिकीय विखंडन में हमेशा नाभिकीय रेडियोधर्मी पॉल्यूशन होगा, लेकिन फ्यूजन में संलयन में कोई प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए ये ज्यादा नुकसान है। देखिए नाभिकीय विखंडन में हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, यूरेनियम 235 कर रहे थे ना। अब 235 रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या कर रहा था, अल्फा बीटा गामा निकाल रहा था। अल्फा बीटा गामा ये किरणें हैं, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण निकल रहा था। इसमें बताओ कोई रेडियो एक्टिव हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन इसमें बिल्कुल फ्री। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम में तो निकलेगा, हाइड्रोजन बम में नहीं निकलेगा ना, क्योंकि सर उसमें वो परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है वो बढ़ाने के लिए उसका। हाँ, लेकिन जो उसका विस्फोट किया जाएगा तो जो अपार ऊर्जा निकलेगी वो सारे रेडिएशन को आज गुना निकला ना। आगे लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय बम परमाणु रिएक्टर बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर के काम बनता है। न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन लिख लीजिए, हाइड्रोजन बम और टोकामैक मशीन। टोकामैक मशीन टोकामैक मशीन, इसी को बोलते हैं कृत्रिम सूरज। कृत्रिम सूर्य यही है, चाइना यही तो बना रहा है। अगर ये सक्सेस हो गया तो पृथ्वी के धरातल पर ऊर्जा का पूरा सारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई को फ्यूज जब कराएगा तो ऊर्जा जो बनेगी एक अथाह ऊर्जा बनेगी, और उस अथाह ऊर्जा से कब हम लोग क्या करेंगे, बिजली बना सकते हैं। पोल्यूशन फ्री भी होगा। इस पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, और ये अगर कंप्लीट सक्सेस हो गया तो पृथ्वी के धरातल पर सारी ऊर्जा का संकट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। टोकामैक मशीन क्या है, हाइड्रोजन, ये कृत्रिम सूर्य है ना, कौन बना रहा है, जो है इसने अभी प्रोटोटाइप दिखाया भी ना इसने। पूरी ऊर्जा का, क्योंकि हाइड्रोजन बम से बहुत सारी था ऊर्जा बनेगी। ठीक, क्या हो गया, टाइम हो गया, 1 2 3